एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो कैसे चलेगी। और जाहिर तौर पर ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। लेकिन जिस टीडीपी के साथ बीजेपी ने इस वक्त हाथ मिला रखा है वो 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा करके आंध्र प्रदेश की सत्ता में आई है। देखिए नीतीश कुमार अभी तक जो उनका इतिहास रहा है, उनकी छवि तो बन गई है देश में, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग हों, उनको पलटी मार कहकर बुलाते हैं। से मोदी जी सरकार तो चला लेंगे लेकिन कई सारे जो अपमान के घूंट है ना उनको आगे अगले 5 साल में पीने पड़ेंगे। अगर वो मौका न देते उस वक्त गिरधर गमन को, जो कि कांग्रेस के थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार टिकी रहती, जो बताता है कि टीडीपी का कैसा मतलब सिस्टम रहा है और टीडीपी कैसी राजनीति करती हुई आई है। इसीलिए स्पीकर पद की मांग भी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज तो करने होंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और 2.5 साल चली भी, उसमें भी करने पड़े। बुरहान वानी को महबूबा मुफ्ती शहीद का दर्जा दे रही थी और बीजेपी का धड़ा उसको आतंकवादी बताता था। मतलब सत्ता की खातिर देश को दांव पर लगाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार एनडीए 400 पार। चुनाव के परिणाम आ गए और रिजल्ट ऐसा आया कि एनडीए 300 तक ही सिमट गया। सरकार तो बीजेपी की बन रही है और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे एनडीए गठबंधन की, लेकिन सवाल है कि यह सरकार चलेगी कैसे, सहयोगियों को साथ लेकर नरेंद्र मोदी कैसे चलेंगे। कई सवाल उठ रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सवाल हैं। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे अपने दोनों सहयोगियों के साथ कि नरेंद्र मोदी 3.0 एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो कैसे चलेगी। तो शुरुआत विजेंद्र आपसे करना चाहूंगा, सरकार का एक तरह से जो सरकार की रूपरेखा होगी 3.0 वो कैसी होगी। देखिए क्या होता है कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी ने फुल पावर की, फुल मेजॉरिटी की सरकार चलाई, लेकिन इस बार जो है 32 या 33 सीटें कम है, 240 पर जाके बीजेपी की टैली रुक गई है। ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं कहूँगा लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि आपको अपने सहयोगियों को इज्जत देनी होगी जो 2014 में और 2019 में आपने नहीं दी थी। कई लोगों के अच्छे खासे सांसद थे, उनकी संख्या भी ज़्यादा थी और एक एक पोर्टफोलियो दिए गए, मंत्रिमंडल में जगह दी गई, तो वैसा नहीं चल पाएगा। और जाहिर तौर पर ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ टीडीपी और सिर्फ जेडीयू है, वहाँ आपको शिंदे गुट को भी एड्रेस करना होगा, आपको आरएलडी भी है, छोटे छोटी पार्टियों के एक एक सांसद भी हैं, आपको अजसू जो कि झारखंड की पार्टी है उसका एक सांसद है, उसको भी एड्रेस करना होगा। ऐसे में निर्दलीय भी है। ऐसे में मेरे हिसाब से मोदी जी सरकार तो चला लेंगे लेकिन कई सारे जो अपमान के घूंट है ना उनको आगे अगले 5 साल में पीने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो अभी सरकार है गठबंधन की सरकार है और इसमें जो बड़े सहयोगी बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किंग मेकर जिनको बोला जा रहा है, वो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का हालिया रुख सबने देखा है, पूरा देश जानता है वो किस तरीके की राजनीति में बिलीव करते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को आप देखोगे जिस टीडीपी का नेतृत्व वो अरसे से करते आ रहे हैं, 1999 का दौर था, यही अप्रैल या मई का महीना चल रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी। उस वक्त स्पीकर थे जीएम बालीयोगी और उस वक्त बहुमत का खेल शुरू हो चुका था। जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो तमाम दल सहयोगी थे उन्होंने हाथ खींचना शुरू कर दिया था। तो उस वक्त जो जीएम बालीयोगी जो उनके स्पीकर थे, उन्होंने एक मत से सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की गिरवा दी। किस तरीके से गिरी, क्योंकि उस वक्त फरवरी में चुनाव हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने थे गिरधर गोमंग उड़ीसा के फरवरी में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उन्होंने तब तक सदस्यता जो कि लोकसभा की थी वो छोड़ी नहीं थी। गिरधर गोमंग का जो मत था उस पर जो एनडीए की सरकार के जितने भी सहयोगी थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन स्पीकर का पद टीडीपी के पास था। तो जीएम बालीयोगी ने गिरधर गोमंग से कहा कि आप अपने विवेकाधिकार के अनुसार अपना मत दीजिए, और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ दिया। अगर वो मौका न देते उस वक्त गिरधर गोमंग को, जो कि कांग्रेस के थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार टिकी रहती, जो बताता है कि टीडीपी का कैसा मतलब सिस्टम रहा है और टीडीपी कैसी राजनीति करती हुई आई। इसीलिए स्पीकर पद की मांग भी कर रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सब इफ एंड बट है। नरेंद्र मोदी की राजनीति ऐसी नहीं है कि उनको कोई जने दबाव में रख सके, और जनता ने एटलीस्ट उनको 240 दिए हैं और 10-15 ऐसे हैं जो उनको छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर बीजेपी विपक्ष में भी रही तो वो उनके साथ बने रहेंगे, उनका स्टेचर ऐसा है। तो ऐसे में मुझे लगता है सरकार तो चला लेंगे। मैंने जिक्र किया था अपमान के घूंट। क्या होता है कि मोदी जी आज कैबिनेट में कोई फैसला लेते हैं तो वो होने के बाद पता लगता है,
लेकिन जब आप जेडीयू का कोई मंत्री होगा, जहां पर टीडीपी का कोई मंत्री होगा, वो बाहर जाके प्रेस में ब्रीफ कर देगा, तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर चलती है ना, वो खूब मिलेगी मीडिया को। तो कुल मिलाकर आप बिहार से आते हैं, नीतीश को आपने करीब से देखा, उसकी सियासत के बारे में आपको क्या लगता है, वो पलटी मारेंगे? देखिए, नीतीश कुमार अभी तक जो उनका इतिहास रहा है, उनकी छवि तो बन गई है देश में, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग हों, उनको पलटी मार कहकर बुलाते हैं। और ये भी हकीकत है कि सत्ता में कोई किसी का स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है। ऐसे में आने वाला समय, रूपरेखा कैसा होगा समय का, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में भी 2025 में विधानसभा चुनाव है। अब देखना ये है कि नीतीश कुमार गठबंधन के साथ हैं। अभी उन्होंने एनडीए गठबंधन के संसदीय दल की बैठक में जिस तरह से प्रस्ताव एनडीए रखा गया था, उसमें नरेंद्र मोदी का पैर तक छू लिया। उसके बाद जो संबोधन किया, कहा कि हम हमेशा के लिए आपके साथ हैं, इस बार नहीं 2029 में भी आप प्रधानमंत्री बनिए, और जो रही कहीं कसर बिहार में छुट्टी वो उस बार पूरी हो जाएगी। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं, पहले भी वो ऐसा बयान दे चुके थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में एक खास बात देखी गई कि नीतीश कुमार हर रैली में ये कहते आए कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन फिर बात वही है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं। कुल मिलाकर जो तस्वीर निकलकर नई सरकार की सामने आ रही है, अभी तक आपने क्या देखा होगा, कोई भी ऐड होगा सरकार से जुड़ा हुआ, किसी भी मंत्रालय का होगा, सड़क बनवाते हैं नितिन गडकरी, उद्घाटन करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। वंदे भारत एक्सप्रेस के आपने तमाम उद्घाटन देखे होंगे, उन्हीं की तस्वीर चस्पा की जाती है नरेंद्र मोदी की। लेकिन अब जो तस्वीर होगी, मंत्रालय अलग अलग छोटे छोटे दलों के पास होंगे, तो वो उन दलों के फैसले जो उन मंत्रालय को वो मॉनिटर करेंगे, तो वहां पे तस्वीर बदलेगी। और साथ ही साथ जो मतलब एजेंडा रहता था, कोर एजेंडा रहता था बीजेपी का, जैसे 370 था, राम मंदिर था, इस पर उन्होंने कर लिया और फैसले भी ले लिया है। लेकिन अब अभी इनके दो बड़े फैसले थे, एक यूसीसी था और दूसरा है कि एक देश एक चुनाव। अब इन दोनों पर चुप्पी मार के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी भी एनडीए में गठबंधन को निर्वाह कर रहे थे, जब गठबंधन निर्वाह कर रहे थे, तो वो भी जेडीयू सहमत है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, मैं बताऊंगा। मसला तो सुनिए, जब गठबंधन धर्म का पालन कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको तो मतलब सर्वमान्य नेता के तौर पे जाना था, तब सहयोगियों के बीच एक सहमति बनी थी कि जो बीजेपी का प्रमुख मुद्दा था 370 और राम मंदिर पर, इस पर आपको अगर एनडीए के बैनर तले आप कहीं भी जाते हैं तो इस पर आपको चुप्पी साध कर रखनी पड़ेगी। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल है, जो पूरी की पूरी मुहिम चलाई गई, प्रचार अभियान था बीजेपी का 2024 लोकसभा चुनाव में, वो कांग्रेस के बदनाम करने की दिशा में, मतलब ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके बाद पूरी तरीके से नकारात्मक प्लेटफॉर्म पे चला गया। उन्होंने क्या कहा कि मतलब मंगलसूत्र घर छीन लेंगे, मुस्लिम ये कर लेंगे, आरक्षण की बात करी कि हिंदुओं का हक मारकर मुस्लिमों को दिया जाएगा। लेकिन जिस टीडीपी के साथ बीजेपी ने इस वक्त हाथ मिला रखा है, वो 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा करके आंध्र प्रदेश की सत्ता में आई है। तो क्या अब इस पर नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे, या फिर इस पर आपसी सहमति से इतर कुछ बनाया जाएगा कि भाई माहौल के आप अभी कुछ दिन रुक जाइए, अभी इस पर फैसला मत लीजिए? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज तो करने होंगे, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी और 2.5 साल चली भी, उसमें भी करने पड़े। बुरहान वानी को महबूबा मुफ्ती शहीद का दर्जा दे रही थी और बीजेपी का धड़ा उसको आतंकवादी बताता था। मतलब सत्ता के खातिर देश को दांव पर लगाया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं देश को दांव पे लगाया जाएगा ये इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि 240 है, और एमपी के जो सीएम मोहन यादव ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आप शपथ तो लेने दीजिए, ये जो आंकड़ा है आपको बहुत आगे जाके दिखाई देगा। तो विपक्ष का तो मान के चलिए, विपक्षी दलों का तो साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिन अभी बीतेंगे, उन दिनों के बाद कुछ दिनों के बाद जैसा कि अभी तक गेम चलता आ रहा था ईडी का, सीबीआई का और तमाम जांच एजेंसियों का, विपक्ष का आरोप है कि वैसे ही फिर से वो गेम शुरू होगा, कुछ महीने रुकेगा और जो यहाँ तो आपको दबाव बना के अपने पक्ष में किया जाएगा, वरना जो जेडीयू है वो भी आने वाले वक्त में टूट सकती है, टीडीपी है वो भी टूट सकती है, उद्धव गुट पर भी बीजेपी की अभी नजर बनी हुई है। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मोदी की, नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये है कि आप वो भले ही वो देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में अगर कुछ हो रहा है एक्शन, या महाराष्ट्र में हो रहा है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ हो रहा है, उनकी पार्टी स्प्लिट हो रही है, एनसीपी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी उसके सेंटर में थे। जो शख्स राज्यों की सरकार को प्रभावित कर सकता है वो अपनी सरकार को बचाने के लिए क्या क्या कहेगा। जानकार कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, ये 300 के 350 तक भी ये टैली जा सकती है। 400 पार ना चले जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। सवाल वही अगर रवैया रहा उससे 400 पार जाएगी। मोदी जी के 3 जमाई, ईडी, सीबीआई, आईटी ये बोला जाता है, तो वो जमाई अपना काम करेंगे। जानकार तो ये कह रहे हैं कि जमाइयों का इस्तेमाल। देखिए, सवाल मंत्रिमंडल को लेकर एक
के ही है। जैसे कि तमाम सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार जो है या बीजेपी गठबंधन के सामने झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। स्पीकर का पद हो वो अपने पास रखेंगे, इसके अलावा गृह, वित्त, रक्षा और विदेश, ये 4 मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेंगे। टीडीपी हुआ या नीतीश कुमार हुए या एलजेपी हुआ, ये तमाम सहयोग किस लिए करेंगे? आप अभी तक हर बात पे कहते आए थे, आपने ये भी कभी नहीं बोला कहा है कि हमारी कोई शर्तें नहीं है। कोई भी योजना रही होगी, आपने कभी नहीं बोला कि बीजेपी सरकार की योजना है, आपने कभी नहीं बोला कि एनडीए सरकार की योजना है, क्योंकि आपका कहना था मोदी सरकार की योजना है। आपने मतलब अपने दल पर चुनाव भी लड़ा, अपने दल के ऊपर आपने खुद की अपनी व्यक्तिगत छवि रखी, आपने एनडीए के ऊपर अपनी व्यक्तिगत छवि रखी। इससे बेहतर जिस संघ ने खड़ा कर किया पूरी बीजेपी को, जनसंघ बनाया, उसके उसको भी आपने साइडलाइन करने की पूरी कोशिश करी। जेपी नड्डा बोलते हैं संघ एक अलग वैचारिक शक्ति है, अलग संगठन है, हमें उसकी जरूरत है। आप दोनों से जिक्र कर रहा था, इस चुनाव का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप एजेंसी हायर करके, मार्केटिंग करके चुनाव नहीं जीत सकते। आपको जमीन पर मुद्दे भांपने होंगे, उसके हिसाब से एजेंडा सेट करना होगा। अगर विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी बैकफुट पे रही। उनके लल्लू सिंह बोल रहे हैं अयोध्या के प्रत्याशी कि हमको इसलिए चाहिए, अनंत हेगड़े कर्नाटक में बोल रहे हैं। आप बताइए, 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं, आपके पार्टी के नेता आपके वश में नहीं है। पार्टी को उनको निकालना था ना, और काशी को लेकर पुरुषोत्तम रूपाला को निकालना था। हाँ, जिन्होंने राजपूतों को लेकर विवाद बयान दिया था। में 10-11 सीटें घट गई है तो पुरुषोत्तम रूपाला का आप बात करोगे। काशी की, अयोध्या की तमाम मुहिम चलाई जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। काशी और अयोध्या के लोगों को कोसा जा रहा है। आप कभी काशी अयोध्या गए हैं? जो लोग कोस रहे हैं वहां के लोगों को। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहां पर तमाम सौंदर्यीकरण के काम हुए। उस सौंदर्यीकरण की काम की कीमत किसने चुकाई? वहां के आम लोगों ने चुकाई। हजारों लोगों के घर तोड़ दिए, उनको मुआवजा मिला? नहीं मिला। जो लोग वहां पर ठेले या जो भी मतलब रेडी पटरी लगाते थे मंदिर के आसपास जो इतने सालों तक, वो वहां पर क्या हुआ, लगातार वीआईपी दौरे हुए कि राम मंदिर उद्घाटन करना है और जल्द से जल्द कर देना है ताकि चुनाव आए, उसका बेनिफिट लिया जाए, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन इस दौरान जो वहां पे रेडी पटरी लगाते थे उन लोगों को 6 किलोमीटर के दायरे से बाहर धकेल दिया गया। रेडी पटरी वालों को धकेल दिया। उनका व्यापार एकदम से पूरी तरीके से पिछले 7-8 महीने से ठप पड़ा हुआ है। तो वो क्या बीजेपी को वोट देंगे? यही हाल काशी में हुआ। यही हाल काशी में हो सकता है कि अगर विकास, इसके चक्कर में विकास कार्य तो नहीं रुकेंगे ना, बिल्डिंग्स, होटल्स तो बंद हो जाएंगे, उसको मुआवजा भी नहीं दोगे। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो मुआवजा दे चुकी है बहुत। आप जंगल काट के कंक्रीट का जंगल खड़ा करोगे, इससे देश का विकास होगा? नहीं होने वाला। इससे देश का विकास, इससे दुनिया का भला होगा? नहीं होने वाला। विकास के नाम पे विकास के पैरामीटर बदलने पड़ेंगे, जनता ने ये बता दिया है। विकास ही था जिसके बदौलत बीजेपी 240 पर पहुंची। विकास के नाम, हाँ, ये वही विकास था जो काशी अयोध्या में हुआ, जिसकी वजह से बीजेपी 300 से गिरकर 240 तक पहुंच गई। मैं जो बोल रहा हूँ आप शायद उससे इत्तेफाक न रखें, लेकिन बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह है मायावती। उनका सारा वोट ट्रांसफर हो गया इंडिया अलायंस को। इस वजह से इतनी बड़ी मार्जिन से हार हुई है बीजेपी की। मायावती से ज्यादा बीजेपी खुद जिम्मेदार है। हारे आप खुद हैं, कोस पूरी दुनिया को रहे। ये वही बात हो गया बीजेपी की तरफ से ये बोला जाए। नहीं, कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जितने भी आप बात सवाल ही नहीं समझ पा रहे। मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कई शीर्ष नेताओं को कहा था कि वो अपने हिसाब से भी कुछ सीटों पर कैंडिडेट देना चाहते हैं, लेकिन कहा जो जा रहा है कि अमित शाह और जेपी नड्डा ने कुछ गिनती के लोगों ने बीजेपी के सारे फैसले लिए। जो भी ग्राउंड लेवल से जो भी रिपोर्ट आती थी उसकी पूरी तरह से नकार दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की एक बात नहीं मानी गई। आपने जो तमाम छोटे ठेके, इन्होंने सोचा किसी को भी खड़े करेंगे। काशी अयोध्या की बात करोगे, काशी अयोध्या, आप मध्य प्रदेश से आते हो उज्जैन, यहाँ पर जो तमाम कॉरिडोर बने और तमाम विकास कार्य हुए, वहां पर के लोगों को छोटे से ठेके के लिए ठेकेदार को कहां से ढूंढ के निकाला गया? गुजरात से। स्थानीय लोगों में रोष होगा कि फिर क्यों नहीं होगा भाई? आप उनका रोजगार छीन रहे हो, उनका घर छीन रहे हो, मकान छीन रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मोदी सरकार। और इसका बड़ा फैक्टर ये है कि अगर नरेंद्र मोदी कहां 4-5 लाख की लीड से जीतते थे, इस बार वो 1,52,000 से जीते, तो कहीं ना कहीं नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी बीजेपी के साथ ये हुई कि उन्होंने सोचा कि जो हम जितना मीडिया कवरेज होगा और जितना इंडिया शाइन की तरह फिर से शाइन करेंगे, उससे चुनाव जीत जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी के सामने ये है कि उन्होंने गुजरात में इतने साल सत्ता में रहे,
10 साल केंद्र में रहे, उन्होंने कभी कोई गठबंधन की सरकार नहीं चलाई है। इस मामले में वो पूरी तरीके से उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। उन्होंने खुद कहा है कि इसका मुझे अच्छे से अनुभव है, मैंने संगठन में बहुत काम किया है। आप देखते रहिए संगठन में काम करना अलग होता है, संगठन में काम करने के लिए 6 महीने में पता चल जाएगा। जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उनका ध्येय एक अलग होता है, उनका पार्टी की ये एक सब- गाइडलाइन होती ये है, सब बात- एक पैरामीटर होते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन जब आशीष अलग अलग जी, दल साथ बैठते हैं ना, तो हम सबकी दोनों- जो प्राथमिकताएं होती हैं अलग अलग होती है, सबको साथ के आपको चलना पड़ेगा। आप नहीं आखिरी बोल दौर पाओगे में कि आपको आखिरी दौर में UCC ये नहीं कार्य देगा, हो गया है। नहीं आशीष पाओगे, जी की इससे तारीफ पहले करोगे। नहीं करोगे। आशीष जी आपने बहुत अच्छे एग्जिट पोल का आकलन उस जब अरे किया बस ये था। आप लोगों का आपने साथ मिल कहा रहा है, था इसलिए मैं कि सही दिशा में जा रहा हूं। चौंकाने वाले नतीजे नहीं, आएंगे लेकिन और विजन ये भी इंडिया है ना कि अलायंस अच्छा पिछले परफॉर्म बार करेगा, आपने कहा था। पिछले बार भी नहीं, मैंने बोला नहीं था, नीतीश कुमार की चौंकाने वाले जेडीयू नतीजे उनके साथ- और मैं माफी मांगना चाहूंगा कि मेरा असेसमेंट गलत निकला। पिछले बार भी नीतीश कुमार साथ थे और उन्होंने धारा 370 हो या 3 तलाक हो, इस सरकार के साथ रह के उसका विरोध किया, लेकिन उस समय बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। इस बार तो समीकरण बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। लेकिन एक और एक सवाल बड़ा मुद्दा है अग्निवीर स्कीम का। हाँ, इसी पे मैं आ रहा था कि अग्निवीर मुद्दा जो है उसको लेकर केसी त्यागी ने भी बयान दे दिया कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए। तो क्या समीक्षा त्यागी सब- समीक्षा का मतलब मीडिया के साफ तौर सामने पर बोल रहे संकेत दे दिया कि भाई इसको वापस ले लो, बंटाधार आपका हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत भी आपको महाराष्ट्र में छवि विधानसभा सुधारनी है, चुनाव होने सीटें उससे बढ़ानी- पहले लेना- हाँ, लेना- महाराष्ट्र में भी भाई पूरी तरीके से हल्के में हो चुके। और अभी तक जितने भी नाम लड़े जाते थे ना पीएम मोदी के नाम पर, जितने भी चुनाव लड़े जाते थे पीएम मोदी के नाम पर, वहां पे भी बदलने वाला है। जहां पर गठबंधन का प्रत्याशी, यहाँ भी सहयोगी दल का प्रत्याशी होगा, विजेंद्र, एक जो आखिरी सीएम सवाल आपसे कैंडिडेट है होगा, उसके कि चेहरे पे लड़ा जाएगा बीजेपी चुनाव। पर तमाम बातें हो रही है कि बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा रहा वैसा रहा, लेकिन इंडी गठबंधन के तमाम दलों को भी मिला दें तो उनकी सीट बीजेपी से काफी कम है। और एक और सवाल है मेरा, सुनिए, इस पर भी सुन कांग्रेस लीजिए। 328 जो 50 के सवाल आसपास मुझसे भटक किया रही है। थी कांग्रेस, सवाल वो मुझसे 99 किया है। तक पहुंच नहीं, गई, सवाल और जो मुझसे 303 किया है। पे दल था वो 240 पे पहुंच गया। सवाल फिर आप मुझसे कहां किया से है। सबको आप जोड़ सवाल रहे नहीं हो? समझ पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस 350 सीट पर चुनाव लड़ी और वो 99 जीती। उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 35% के आसपास है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग वो 50% से ज्यादा है। एक बहुत कांग्रेस उर्दू का गठबंधन एक के लिए शेर है चुनौती कि कितनी है आने वाले इधर समय में? इधर उधर की बात ना कर, आप इस काफिला बात पर आइए ना कि 58 काफिला लुटा तो लुटा कैसे। देखिए बस करीब करीब जो कांग्रेस का कहना है मैं 50% से ज्यादा वोटर्स ने पीएम मोदी को पद से हटाने के लिए वोट किया है। चल, लेकिन अब मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, 10 साल की आपकी सरकार है, आप तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और वोट पाने की उम्मीद रखे थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने और उसके सहयोगियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जो शक्ति बीजेपी के पास थी, जो पैसा था, जो लाभ लश्कर था, संसाधन था, उसके सामने विपक्ष कुछ भी नहीं था। ये चुनाव कहीं ना कहीं जनता ने लड़ा है, इसीलिए ये नंबर्स आए। और इसमें अखिलेश यादव का आपको लग रहा है योगदान कि बहुत बड़ा रहा मध्यावधि है। चुनाव की कोई संभावना है? दूर बिल्कुल नहीं। 240 ये बीजेपी की टैली है, हो सकता है कि 272 भी बीजेपी के खुद के हो जाए। और इसमें बड़े मैं फैसले भी लिए इधर उधर जाएंगे की बात विजय। नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी पार्टियों का विलय भी होता है। आपको नवेंदु लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि पीएम बदला जाए 2 साल के बाद? पीएम मोदी 75 के होने वाले हैं। देखिए 75 वो नियम जो है अमित शाह ने खारिज कर दिया कि ये हमारा नियम कोई नियम बनाने है। वाले अमित शाह को नियम जनता ने follow खारिज नहीं कर दिया करते। भाई। कि नियम बनाने वाले कभी नियम फॉलो नहीं करते, यह हकीकत है। तो चलिए अब देखते हैं सरकार कैसी होगी, मंत्री कौन कौन बनेंगे, इस पर भी सबकी नजर होगी। बड़े नाम चल रहे हैं, कई नाम चल रहे हैं, किसकी किस्मत खुलेगी, क्या कई नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर पुराने चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। और कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? और ये भी आशीष ने जो बात कही ये भी बहुत दिलचस्प है कि नरेंद्र मोदी के लिए 2029 पाँच तक साल सत्ता का की कार्य- कुर्सी के लिए देश को दांव पर लगाया जाएगा। नहीं, देखिए तब तो फिर बात हो जाएगी, इमरजेंसी की बात आ जाएगी, फिर इंदिरा गांधी की बात भी आपको करनी पड़ेगी, मुलायम सिंह सारी की यादव की जाएगी। बात भी करनी पड़ेगी जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। तो बात एक सारी तरफा होगी। बात नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, तो तभी तो बात है। तो आप भी क्या उसी कैटेगरी में खड़ा करना नहीं, चाहते हैं खुद को? अगर इन्होंने कुछ गलती की, Conclude कीजिए, अगर ये conclude करेंगे कीजिए। तो इनको भी सजा मिलेगी जैसे उन लोगों को मिली थी। तो देखिए क्या होता है। बाकी आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।